बच्चों के लिए कहानियां लिखी, बड़ों के लिए लिखी और व्यंग के लिए लिखी। काफी व्यंग लिखे हैं। क्योंकि पांडे जी ने आज बच्चों की कहानियां सुनाने का आदेश दिया है, तो उसके कुछ कहानियां लेकर हाजिर हुआ हूं। दरअसल बच्चों के लिए तो लिखा ही है, लेकिन एक कहानी, एक बाल कहानी मैंने अपने लिए लिखी है। जब मैं छोटा था, कहानियां पढ़ता था, उसमें हर कहानी में जंगल का राजा शेर होता था। तो मन में कई बार बात आती थी कि जंगल का राजा शेर ही क्यों? दूसरे जानवर जैसे हाथी है, गेंडा है, ये लोग भी काफी बलवान होते हैं, चीता काफी फुर्तीला होता है, ये लोग जंगल के राजा क्यों नहीं हो सकते? ये मेरे मन में काफी उधेड़बुन चलती रहती थी। तो अभी करीब 10-15 साल पहले ये कहानी मैंने लिखी, जंगल का राजा। और एक कोशिश की है बच्चों को बताने की कि आखिर ऐसी क्या खास बात थी कि शेर को जंगल का राजा चुना गया। तो कहानी प्रस्तुत है, जंगल का राजा। काफी समय पहले की बात है। तब जंगल का कोई राजा न होता था। मंजरी शुक्ला जी आ गए, उनका स्वागत है। सभी अपने अपने मर्जी के मालिक थे। हाथी सबसे लंबा चौड़ा था। वह सोचता सबसे बलवान मैं हूं, इसलिए जंगल का राजा मैं हुआ। गेंडा सोचता कि सबसे तगड़ा मैं हूं, इसलिए राजा मैं हुआ। मोर सोचता कि इस पूरे जंगल में सबसे सुंदर मैं हूं और राजा को सुंदर होना चाहिए, इसलिए राजा मैं हुआ। उधर चीता सोचता सबसे फुर्तीला मैं हूं, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इस जंगल का राजा मुझे होना चाहिए। उधर लोमड़ बहुत चतुर और धूर्त था। वह सोचता था कि इस जंगल में सबसे होशियार मैं हूं, इसलिए राजा मैं हुआ। इधर बेचारा शेर भी अपने को राजा मानता था, मगर जंगल के सारे जानवर उसे राजा नहीं मानते थे। इस सबसे बहुत गलतफहमी पैदा होती थी। कई बार तो जानवरों में अच्छी खासी बहस भी हो जाती थी। कोई पक्का राजा न होने के कारण कोई फैसला भी नहीं हो पाता। तो जंगल में भालू दादा सबसे बुजुर्ग जानवर थे। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन सभी जानवर भालू दादा के पास पहुंचे और पूछा, दादा आप ही बताइए कि जंगल का राजा कौन है? यह सुन भालू दादा हंसते हुए बोले, बता दूंगा, बता दूंगा, लेकिन पहले तुम लोग मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। तो लोगों ने कहा, कैसे प्रश्न? तो भालू दादा ने कहा कि तुम लोग सबसे 3 बलवान जानवरों के नाम बताओ। तो हाथी ने अकड़ते हुए कहा, मैं, गेंडा और शेर इस जंगल के सबसे बलवान जानवर हैं। शाबाश, भालू दादा ने शाबाशी दी और बोले, अब तुम लोग 3 सबसे फुर्तीले जानवरों के नाम बताओ। चीता को तो इसी प्रश्न का इंतजार था। वह उछलते हुए बोला, मैं, खरगोश और शेर। बिल्कुल ठीक, तुम खरगोश और शेर इस जंगल के सबसे फुर्तीले जानवर हो। भालू दादा ने आगे बढ़कर चीता की पीठ ठोकी, फिर सभी जानवरों की ओर मुड़ते हुए बोले, बताओ इस जंगल के 3 सबसे सुंदर जानवर कौन हैं? यह सुन मोर नाचते हुए बोला, मैं, हंस और शेर। सही जवाब। भालू दादा मोर का नाच देख हंस पड़े, फिर बोले, 3 सबसे तेज धावकों के नाम बताओ। सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले कौन हैं? मैं, जेब्रा और शेर। हिरण ने झट से बताया। वह बहुत तेज दौड़ता था, इसलिए उसे भी राजा बनने की थोड़ी बहुत उम्मीद हो चली थी। सही है, हिरण, जेब्रा और शेर से तेज कोई दौड़ ही नहीं सकता। भालू दादा ने सिर हिलाया, फिर बोले, बताओ किसकी आवाज में सबसे ज्यादा दम है? गधा अब तक चुपचाप बैठा था। भालू दादा का प्रश्न सुन वह खुशी से चिल्लाया, मेरी, सियार और शेर की आवाज में सबसे ज्यादा दम है। बिल्कुल ठीक। भालू दादा हल्का सा हंसे, फिर बोले, चलो बताओ पूरे जंगल में 3 सबसे चतुर जानवर कौन है? मैं, भेड़िया और शेर। लोमड़ झट से बोला।
इस बीच भीड़ में शोर होने लगा था। सभी जल्द से जल्द राजा का नाम जानना चाहते थे। भालू दादा ने सबको शांत करते हुए कहा, चलो अब बताओ कि तुम सबकी दुश्मनों से रक्षा कौन कर सकता है। यह सुन सभी जानवर सोच में पड़ गए। तब भालू दादा हंसते हुए बोले, वही जिसमें सारे गुण हो। क्या तुम लोग बता सकते हो कि ऐसा कौन है? शेर, सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा, क्योंकि सारे के सारे गुण शेर में मौजूद थे। बस फैसला हो गया। उस दिन से सभी लोगों ने शेर को जंगल का राजा मान लिया। यह मेरी एक छोटी सी कल्पना थी कि आखिर शेर को राजा क्यों माना जाता है। शायद आप लोगों को कहानी पसंद आई हो। इस बीच डॉक्टर ऋषि कुमार जी आ गए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है और वे आजकल बहुत सक्रिय हैं और साहित्य की काफी सेवा कर रहे हैं हिंदगी के नाम से, हिंदगी है जिंदगी के नाम से। दोस्तों, बच्चों को मुझे लगता है कि प्रकृति से बहुत प्यार होता है, इसलिए वे जो अपने आसपास चीजें देखते हैं स्वाभाविक रूप से उनसे एक जुड़ाव महसूस करते हैं और उनको जीवन जीवन चरित्रों के रूप में देखकर वे काफी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो जुड़े होते हैं सूरज और चंदा से, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं। तो सूरज और चंदा को लेकर बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं। मैंने भी कई कहानियां लिखी हैं। तो एक कहानी है मेरी, सूरज की गुस्सा, जिसे प्रथम बुक्स ने छोटी सी पिक्चर बुक के रूप में प्रकाशित किया, 24 पेज की, और इस किताब के 18 संस्करण अब तक आ चुके हैं। तो छोटी सी कहानी है, सूरज की गुस्सा। एक दिन सूरज हमेशा की तरह बाहर निकला, काफी दूर चला आया, लेकिन दुनिया के लोग सोते ही रहे। कुक्कू मुर्गे ने बांग नहीं दी, हलवाई ने भट्ठी नहीं सुलगाई, ग्वाले ने दूध नहीं दुहा, अखबार वाले ने अखबार नहीं बांटा, बच्चे स्कूल नहीं गए। सूरज को लगा शायद आज वह कुछ जल्दी आ गया है। उसने अपनी घड़ी देखी, मगर समय तो बिल्कुल ठीक था। उसे बहुत अचरज हुआ। वह धरती के थोड़ा और करीब आया। चुन्नू मुन्नू, पप्पू गप्पू सभी अभी तक खर्राटे मार रहे थे। सूरज को बहुत गुस्सा आया। उसका चेहरा लाल हो गया। वह थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन मोटा सेठ तोंद फुलाकर अभी तक सो रहा था। बाहर बैठा पतलू चौकीदार पहरा दे रहा था। सूरज का गुस्सा अब और बढ़ गया। उसने रोशनी और गर्मी दोनों बढ़ा दी। अब तो सभी लोग उठ गए होंगे, सोचकर सूरज आगे बढ़ा। मगर सबसे पहले उठने वाले मास्टर जी अभी भी रजाई ताने सो रहे थे। उनका चश्मा मेज पर रखा हुआ था। यह देख सूरज गुस्से से कांप उठा। उसने दोपहरी कर दी। चारों ओर लू चलने लगी। अब तो सभी को उठना ही पड़ेगा, सोचकर सूरज थोड़ा सा आगे बढ़ा। दादाजी रोज सुबह सुबह उठकर सैर को चले जाते थे, मगर मगर आज वह भी घोड़े बेचकर सो रहे थे। उनकी छड़ी और घड़ी मेज पर रखी हुई थी। अब तो भाई सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह पूरी शक्ति से आग बरसाने लगा, लेकिन लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया वालों ने तो जैसे आज न उठने की कसम खा रखी थी। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। मम्मी ने आज मुन्नी को दूध नहीं दिया, पापा ने चाय नहीं मांगी, छोटू को लेने आज स्कूल की बस भी नहीं आई। धीरे 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 शाम हो गई। सूरज को लगा कि उसकी शक्ति समाप्त हो गई है। तभी वह दुनिया वालों को जगा नहीं पा रहा है। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी तभी चंदा ने आकर उसे हिलाते हुए कहा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? भैया तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपनी यात्रा पूरी कर आया हूं। अब तुम भी जल्दी से उठो, तुम्हें दुनिया को रोशनी देने जाना है। अरे, तो क्या मैं सपना देख रहा था? सूरज आंखें मलते हुए उठा और हड़बड़ाते हुए भाग लिया। उसे ढेर सारे काम जो करने थे। सबसे पहले कुक्कू मुर्गा को जगाना था, फिर मास्टर जी और दादाजी को
जगाना था, चुन्नू मुन्नू पप्पू गप्पू को स्कूल भेजना था, पूरी दुनिया उसकी राह जो देख रही थी। धन्यवाद। इस कहानी को बहुत खूबसूरत चित्रों के साथ छापा गया है और उसके चित्रकार हमारे लखनऊ के एक हमारे साथी हैं विभास पांडे जी। बहुत ही खूबसूरत किताब बनी है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा, शायद सुनने में उतना मजा नहीं आया होगा। एक और छोटी सी कहानी बच्चों की पेश है। दरअसल मेरा मानना है कि बाल कहानियां बहुत सशक्त माध्यम होती हैं बच्चों का मनोरंजन करने का, और मनोरंजन के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप में कोई शिक्षा देने की, संदेश देने की, सीख देने की। लेकिन वो सीख इनडायरेक्ट होनी चाहिए, बच्चों को पता भी न लगे कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है और काम हो जाए। तो ऐसी ही एक कहानी मैंने लिखी है, राजा का दर्द। इस कहानी पे कई भाषाओं में वीडियो फिल्में भी बनी है, और खास करके श्रीलंका में एक वीडियो फिल्म बनी है सिंगली भाषा में, जो बहुत लोकप्रिय हुई है, और इसे भी खूबसूरत चित्रों के साथ छापा गया है। और इसके चित्रकार हैं दिल्ली के नारायण साहब। राजा का दर्द। जंगल का राजा शेर दहाड़ता तो पूरा जंगल कांप उठता, मगर महाराज शेर सिंह के दांत में 2 दिनों से दर्द था, जिसके कारण वह कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। राजा की हालत खराब थी तो सारे लोग परेशान थे। उधर भीखू गधा राजमहल के कपड़े धोता था। उसे जब पता चला कि राजा के दांत में दर्द है तो वह भागा भागा उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, हमारे पिताजी कहते थे कि जो चीज तकलीफ देती है उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए। क्या मतलब? महाराज शेर सिंह ने पूछा। महाराज, मेरी मानिए तो इस दांत को उखड़वा दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, भीखू गधे ने राय दी। अरे वाह, तू है तो गधा, लेकिन बातें बहुत समझदारी की करता है। महाराज ने भीखू को प्रशंसात्मक दृष्टि से देखा, फिर पूछा, लेकिन ये दांत उखड़ेगा कैसे? अपनी प्रशंसा सुन भीखू फूल कर कुप्पा हो गया था, अतः खुशी से उछलता हुआ बोला, महाराज, बहुत आसान तरीका है। आप आराम से लेट जाइए, मैं आपके मुंह पर एक दुलत्ती मारूंगा, बस फटाक से आपका दांत उखड़कर बाहर आ जाएगा। अबे चुप, महाराज को मारने की बात करता है, सीधे फांसी पर लटका दूंगा। यह सुन सेनापति चीता सिंह क्रोध से गरज उठे। सेनापति का रौद्र रूप देख भीखू गधा दुम दबाकर वहां से भाग लिया, लेकिन उसकी सलाह महाराज के मन में बस गई थी। अतः दरबारियों से बोले, आप लोग मेरे इस दांत को उखड़वाने की कोशिश कीजिए। अब सारे दरबारी चुप। किसी में महाराज के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत न थी। शेर सिंह ने जब अपना आदेश कई बार दोहराया तो पिंटू लंगूर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कोई छोटा मोटा जानवर तो आपका दांत हिला भी नहीं सकता। 1 मिनट में जरा दरवाजा बंद कर दूं, कुछ शोर आ रहा है, पड़ोस में काम हो रहा है, माफ कीजिएगा। शेर सिंह ने जब अपना आदेश कई बार दोहराया तो पिंटू लंगूर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कोई छोटा मोटा जानवर तो आपका दांत हिला भी नहीं सकता। यह काम तो कोई बलशाली ही कर सकता है। हम सब में प्रधानमंत्री हाथी दादा सबसे बलवान हैं, वे चाहें तो आपका दांत उखाड़ दें। शेर सिंह ने हाथी दादा को दांत उखाड़ने का आदेश दिया। उन्होंने उसे उखाड़ने के लिए अपना भारी भरकम हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वहां बैठी महारानी चीख पड़ी, रुक जाइए, अगर आपने अपना लंबा चौड़ा हाथ भीतर डाला तो महाराज के कई दांत और टूट जाएंगे। हाथी दादा रुक गए। कुछ सोचकर महाराज ने कानून मंत्री भालू राम को दांत उखाड़ने की आज्ञा दी। भालू राम ने अपना हाथ महाराज के मुंह में डाला ही था कि उन्हें छींकें आने लगी।
वे उनका हाथ झटकते हुए चीख पड़े, आपके हाथों में तो इतने लंबे लंबे बाल हैं कि छींक छींक कर मेरा दम निकल जाएगा। मैं आपसे दांत नहीं उखड़वा सकता। भालूराम भी दूर हट गए। तब सेनापति चीता सिंह ने दांत उखाड़ने की आज्ञा मांगी। शेर सिंह जानते थे कि चीता सिंह मन ही मन उनसे चिढ़ता है। एक बार अगर उसके हाथ उनकी गर्दन के करीब पहुंच गए तो वह उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए उन्होंने उसे भी मना कर दिया। धीरे धीरे शाम हो गई। दरबार समाप्त हो गया, लेकिन महाराज शेर सिंह का दांत उखड़ न सका। वह अपने महल में आ गए, लेकिन उनके दांत का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। धीरे धीरे रात हो गई तो एक नन्हा चूहा उनके कक्ष में आया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, क्या मैं आपका दांत देख सकता हूं? देख लो। शेर सिंह ने अपना मुंह खोल दिया। चूहे ने शेर के मुंह के भीतर झांका, फिर बोला, महाराज, अंदर तो बहुत गंदगी भरी है, इसीलिए आपके दांतों में दर्द हो रहा है। कहिए तो मैं भीतर घुसकर गंदगी साफ कर दूं, सारा दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है, साफ कर दो, शेर सिंह ने कहा। मगर महाराज, मेरी एक विनती है। चूहे ने हाथ जोड़े। कैसी विनती? शेर सिंह ने पूछा। मैं जब भीतर घुसूं तो आप अपना मुंह बंद मत करिएगा, वरना मेरा तो राम नाम सत्य ही हो जाएगा, चूहे ने समझाया। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं मुंह बंद नहीं करूंगा, शेर ने कहा और अपना पूरा मुंह खोल दिया। चूहा बहुत आराम से शेर के मुंह के भीतर घुस गया। उसने अपने नुकीले दांतों से सारी गंदगी कुतर कुतर कर साफ कर दी। फिर बाहर निकलकर बोला, महाराज, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सारा दर्द गायब हो गया है, शेर सिंह ने बताया। महाराज, आप दांत साफ नहीं करते हैं, इसीलिए इनमें गंदगी भर जाती है। इन्हें रोज साफ किया कीजिए, वरना ये सड़ जाएंगे। फिर बहुत दर्द होगा और आप कुछ खा पी भी नहीं पाएंगे, चूहे ने समझाया। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यह बात किसी से मत कहना, वरना लोग कहेंगे कि राजा गंदा है, दांत साफ नहीं करता, शेर सिंह ने अनुरोध किया। ठीक है महाराज, नहीं कहूंगा, चूहा हंस पड़ा। शेर भी हंस पड़ा। अब वह रोज दांत साफ करता है। इसके बाद उसके दांत में कभी दर्द नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और कहीं न कहीं एक बच्चों को संदेश देती है कि दांत साफ करना जरूरी है, क्योंकि अगर राजा के दांतों में दर्द हो सकता है तो हम लोगों के दांतों में जरूर होगा। दोस्तों, अभी तो मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों की कहानियां, 5 6 7 साल के बच्चों की कहानियां सुनाई। अब थोड़ा सा उम्र बढ़ाता हूं। करीब 12 13 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक कहानी, किसान के दोस्त। इस कहानी में भी मैंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हर चीज की अपनी अपनी एक उपयोगिता होती है, और हो सकता है इस कहानी से बच्चों को कुछ जानकारियां भी मिल सके। कुछ मित्र और आ गए हैं, उन सभी का स्वागत है। मनीषा पांडे जी का नाम दिख रहा है, उनका स्वागत है। एक था किसान, उसके घर के पीछे काफी जमीन थी। उस पर पीपल, नीम, आम और जामुन के 4 पेड़ लगे हुए थे। किसान के बच्चे आम के पेड़ से मीठे मीठे आम खाते। हाँ ऋषि शर्मा जी, आप सही कह रहे हैं। डेमोक्रेसी का चौथा खंभा मेरा एक व्यंग का संग्रह है जो काफी पॉपुलर हुआ, आपने उसको पढ़ा, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। कभी मौका मिला तो उसके कुछ व्यंग रचनाएं आप लोगों को सुनाऊंगा। आज का तो प्रोग्राम बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। किसान के बच्चे आम के पेड़ से मीठे मीठे आम खाते
उसकी डालों पर झूला झूलते, जामुन के पेड़ पर भी बड़े बड़े जामुन लगते, बच्चे रोज उनके जामुन खाते। खेलते कूदते बच्चे जब थक जाते तो पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर लेट जाते। पीपल की ठंडी छांव में उन्हें नींद आ जाती। उन चारों में पीपल का पेड़ सबसे पुराना था, इसलिए वह अपने आप को सबका मुखिया मानता था। उसे आम और जामुन के पेड़ तो अच्छे लगते, लेकिन नीम का पेड़ उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता था। एक दिन हवा के झोंके से नीम की कुछ सूखी पत्तियां उड़कर पीपल के पेड़ के नीचे आ गईं। यह देख उसने गुस्से से नीम को डपटा, तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी गंदगी मेरी तरफ मत फेंका कर, लेकिन तुझ पर कोई असर ही नहीं पड़ता। गंदगी? कैसी गंदगी? नीम ने इधर उधर देखते हुए पूछा। उसे पीपल के पेड़ के गुस्से का कारण समझ में नहीं आया। यह देख, तूने अपनी पीली पीली सूखी पत्तियां मेरी तरफ फेंकी हैं। पीपल ने मुंह बनाया। दादा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सूखी पत्तियां तो सभी की टूटकर इधर उधर आती जाती रहती हैं, आपकी भी। नीम ने शांत स्वर में समझाया। तू मुझसे अपनी बराबरी करता है? कहां मैं 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष, और कहां तू कड़ुआ और कशैला। पीपल हत्थे से उखड़ गया। नीम को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए शांत स्वर में बोला, दादा, सारे वृक्ष एक जैसे होते हैं। हम में अच्छे बुरे, छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। यह सुन आम का पेड़ भड़क उठा। एक कड़वे नीम, सारे वृक्ष एक जैसे नहीं होते। कहां मेरे फल अमृत जैसे मीठे मीठे और तेरे कड़वे जहर जैसे। कोई गलती से भी खा ले तो थू थू करता घूमे। आम की बात सुन नीम को बहुत दुख हुआ। उसने आशा भरी दृष्टि से जामुन की ओर देखा। उसके फलों में हल्की सी बखठाहट होती है, इसलिए नीम को विश्वास था कि वह उसका साथ जरूर देगा। लेकिन जामुन के पेड़ ने उसे डपट दिया। ए नीम, मेरी तरफ मत घूर। मेरे फल भी बहुत जायकेदार होते हैं, तभी सब लोग उसे स्वाद ले लेकर खाते हैं, और तेरे कड़वे फलों को तो जानवर भी नहीं पूछते, इसलिए तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं हो सकती। नीम की आंखें डबडबा आईं। कुछ सोचकर उसने कहा, आप सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरी भी कुछ उपयोगिता है। तेरी कैसी उपयोगिता? बता, मैं भी तो सुनूं। पीपल ने हंसते हुए ताना मारा। दादा, जब भी किसी चीज में कीड़े लग जाते हैं, तब उसमें मेरा ही तेल डाला जाता है, नीम ने बताया। अरे, कोई ऐसा काम करे ही क्यों जो उसमें कीड़े पड़े? हम लोगों की तरह साफ सुथरा रहो तो कभी कीड़े पड़ेंगे ही नहीं। पीपल ने नीम की उपयोगिता को हवा में उड़ा दिया। मगर मगर आम की मुद्रा अचानक ही गंभीर हो गई। वह बोला, नहीं दादा, इसकी बात में दम है, जरा ध्यान से सोचिए। यह सुन नीम को बहुत राहत मिली। उसे लगा कि आम उसका महत्व समझ गया है। तभी पीपल ने आम के ऊपर आंखें तरेरी। मैं ध्यान से क्यों सोचूं? इसकी बात में तो कोई दम ही नहीं है। नहीं दादा, ऐसा मत कहिए। ये बेचारा हम सब में छोटा है, हमें इसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, आम ने समझाया। उसका साथ पा नीम को बहुत राहत मिली। तभी जामुन ने आंखें मटकाते हुए कहा, दादा, आम सही कह रहा है। ध्यान से सोचेंगे तो आप भी उसकी बात समझ जाएंगे कि आम आदमी के लिए भले ही नीम की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन यह कीड़े मकोड़ों वालों का साथी है। हा 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 हा। तभी इसके फलों का नाम निमकौड़ी रखा गया है। नीम और कीड़े को मिलाकर बना निमकौड़ी। आम ने ठहाका लगाया तो पीपल और जामुन के ठहाके उसके ठहाकों में शामिल हो गए। नीम समझ गया कि इन सबसे बहस करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वह चुप हो गया। लेकिन पीपल आम और जामुन ने इसे नीम की कमजोरी समझा। वे जब भी मौका पाते उसका मजाक उड़ाते रहते। इससे नीम बहुत दुखी रहने लगा था। कुछ दिनों बाद किसान ने एक कमरा बनवाया। उसमें काफी पैसा खर्च हो गया। उसके पास दरवाजे और खिड़कियों की चौखट
और पल्ले बनवाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। एक दिन वह पीपल के नीचे उदास बैठा था। किसान का बड़ा बेटा उसकी उदासी का कारण जानता था। उसने कहा, पिताजी, अपने घर में इतने पेड़ लगे हैं, आप इनसे लकड़ी क्यों नहीं ले लेते? बेटा, इनसे लकड़ी नहीं ली जा सकती, किसान ने कहा। क्यों? क्योंकि पीपल से छाया और शुद्ध हवा तो बहुत मिलती है, लेकिन इसकी लकड़ी किसी काम की नहीं। आम की लकड़ी भी ईंधन जलाने के लिए तो काफी अच्छी होती है, लेकिन उसकी लकड़ी के पटरे मजबूत नहीं होते। थोड़े ही दिनों में उनमें कीड़े भी लग जाते हैं, किसान ने बताया। अरे, अपने पास जामुन का भी तो पेड़ है। इसकी पतली पतली शाखाओं को पकड़कर हम लोग झूलते रहते हैं, लेकिन वे कभी नहीं टूटती। मुझे लगता है कि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होगी। आप इसके दरवाजे और चौखट बनवा लीजिए। तभी छोटे बेटे ने राय दी। बेटा, जामुन की लकड़ी में बहुत लचक होती है, इसलिए झूला झूलने पर इसकी पतली शाखाएं नहीं टूटती। लेकिन इसका यही गुण बहुत बड़ा अवगुण भी है, किसान ने सांस भरते हुए बताया। कहा, वह कैसे? छोटे बेटे ने पूछा। बेटा, जामुन की लकड़ी इतनी मुलायम होती है कि उससे चौखट बन ही नहीं सकते, और अगर बना भी दिए जाएं तो दरवाजों के पन्नों का भार नहीं सह पाएंगे। इसके अलावा अगर उसके पटरों से पल्ले बनवा लिए जाएं तो वह भी कुछ दिनों में सूख कर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, किसान ने बताया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर किसी तरह चौखट की लकड़ी का इंतजाम हो जाता तो मैं पल्लों की लकड़ी खरीदने के लिए थोड़ा बहुत रुपयों का इंतजाम कर सकता हूं। नीम अब तक चुपचाप खड़ा था। किसान की बात सुन नीम ने अपनी शाखाओं को जोर से हिलाया। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो, किंतु किसान ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी नीम ने अपनी शाखाओं को दोबारा हिलाया। इस बार छोटे बेटे ने नीम की ओर देखा, फिर बोला, पिताजी, सुना है नीम की लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते। हाँ बेटा। तो फिर आप नीम की लकड़ी से चौखट क्यों नहीं बनवा लेते? बेटे ने राय दी। अरे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। गांव में कुछ लोगों ने नीम की चौखट बनवाई है और वे 20 साल से वैसे की वैसी ही है। किसान का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसने उठकर नीम की शाखाओं को गौर से देखा, फिर उसके तने को चूमते हुए बोला, शाबाश दोस्त, तुमने मेरी समस्या हल कर दी। अब मेरा घर पूरा बन जाएगा। किसान के दोनों बेटों ने भी नीम के तने को प्यार से थपथपाया, फिर वहां से जाने लगे। अचानक अचानक छोटा बेटा चौंक कर रुक गया और पीपल की जड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, पिताजी, यह देखिए क्या है। अरे, इसकी जड़ों में तो कीड़े लग गए। अब यह पीपल जल्दी ही सूख जाएगा। बड़े बेटे ने दुख भरे स्वर में कहा। नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। हमारा यह बेहतरीन दोस्त नीम इस पीपल को भी ठीक कर देगा। किसान ने एक बार फिर नीम के तने को थपथपाया, फिर बोला, इसकी थोड़ी सी पत्तियां और फल लिए चलो। मैं आज ही उनका तेल बनाकर पीपल की जड़ में डाल देता हूं। देखना, वो जादू की तरह इसे ठीक कर देगा। किसान और उसके बेटों ने नीम के पेड़ से थोड़ी पत्तियां और फल ले लिए, फिर खुशी खुशी घर के भीतर चले गए। उसके जाने के बाद नीम ने पीपल की ओर देखा। वह आंखें झुकाए हुए खड़ा था। आम और जामुन भी नीम से आंखें चुरा रहे थे। किसी में भी उसकी ओर देखने का साहस न था। यह देख नीम ने समझाया, भाइयों, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। हम सभी की कोई न कोई उपयोगिता है। कैसी उपयोगिता? जिस किसान ने हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया, हम उसके ही काम ना आ सके, हमारी सारी उपयोगिता बेकार है। आम ने उदास स्वर में कहा। दोस्त, तुम्हारा सबसे ज्यादा मजाक तो मैं उड़ाता था, और अब मेरी जान तुम्हारी दया पर निर्भर है। तुम चाहो तो मुझे ठीक कर दो और चाहो तो सूख जाने दो। पीपल के चेहरे पर पश्चाताप के चिन्ह भर आए। उसकी आंखें भर आई थी। यह सुन नीम ने तीनों की ओर ध्यान से देखा, फिर स्नेह भरे स्वर में बोला, आप लोग मन छोटा मत करें। हम सब किसान के सच्चे दोस्त हैं और हम सबकी अपनी 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 उपयोगिता है। अगर आम अपनी लकड़ी न दे तो किसान के घर खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर पीपल दादा की ठंडी ठंडी छांव न हो
तो यहाँ की जमीन तपती हुई भट्टी बन जाए। और जामुन भाई, आपका तो कहना है क्या, आप तो गुणों के खान हैं। आपकी फलों से किसान के परिवार के सभी लोगों का हाजमा ठीक रहता है, तभी वे पेट भर खाना खाते हैं, फिर डटकर खेतों में मेहनत करते हैं। यह सुन तीनों खुश हो गए। पीपल ने कहा, इसका मतलब तुम हमसे नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। नीम ने सिर हिलाया, फिर बोला, मैं तो पहले ही कहता था कि हम सब भाई भाई हैं। हमें छोटे बड़े या अच्छे बुरे का भेद नहीं होना चाहिए। हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। उस दिन से सभी वृक्षों में दोस्ती हो गई, जो आज तक कायम है। तभी कोई वृक्ष किसी दूसरे वृक्ष को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, यह कहानी लोकप्रिय पत्रिका नंदन में प्रकाशित हुई थी करीब 2 साल पहले। बड़ा अफसोस है कि नंदन अचानक बंद हो गई। एक एक करके सारी अच्छी पत्रिकाएं बंद होती चली जा रही हैं, और शायद इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए पत्रिकाएं नहीं खरीदते हैं। खैर, बहुत सी बातें हैं जिस पे विस्तार से चर्चा और बहस की जा सकती है फिर कभी। मैंने शायद 4 या 5 कहानियां सुनाई हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आई, जरूर पसंद आई होंगी। आप लोगों के संदेश मिले, और चूंकि कहानियां पढ़ रहा था इसलिए साथ साथ में जवाब नहीं दे सका, लेकिन मैं अलग से सभी का जवाब जरूर दूंगा। और विश्वास है कि किसी न किसी कार्यक्रम में हम लोगों की फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।